मुझे तेरी मोहब्बत का कुछ कहती है ये बदली, क्या कहती है दिल उसे दो जो जान दे दे। ये गाने जिस दौर में पूरी दुनिया में गूंज रहे थे, इन्हें गाने वाला दुनिया में तो था, लेकिन फिल्मी दुनिया छोड़ गया था। नफरत की दुनिया को छोड़ के। फिल्मी इतिहास में किसी ने इसे रफ़ी का ब्रेक कहा तो किसी ने संन्यास। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। और कई लोगों ने किशोर कुमार के तूफान में रफ़ी का पलायन तक कह डाला। लेकिन खुद रफ़ी साहब के बेटे की माने तो 1971 में हज से लौटने के बाद मोहम्मद रफ़ी का गानों से मोह भंग हो गया था, क्योंकि हज यात्रा के दौरान उन्हें किसी मौलवी ने कहा था कि दीन के मुताबिक आपका ये गाना बजाना ठीक नहीं है, अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा। तो किसी उनको बोला कि रफ़ी साहब, आप जो ये गाना गाते हैं, ये जो आप संगीत में हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसकी माफ़ी नहीं है, ये ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा। तो ही केम बैक टू बॉम्बे, ही केम, बिलीव मी, वन वर्ड व्हेन ही सेड, उन्होंने फैसला कर लिया कि अब ये गाने नहीं गाऊंगा और लंदन शिफ्ट हो गए। लेकिन दोस्तों, जैसे सूरज के ढलने के बाद भी एक आध घंटे उजाला तो रहता ही है, मोहम्मद रफ़ी के 4-6 महीने के लिए गायब हो जाने से उनके स्वर का सन्नाटा नहीं पसरा। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी। साल 71 तक जो गाने वो रिकॉर्ड करा गए थे, वो उनके उजाले को थामे हुए थे, और उसी दौर में ये गाना भी गूंज रहा था। पत्ता पत्ता बूटा बूटा। फिल्म तो 1972 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसका म्यूजिक ट्रैक थोड़ा पहले ही पॉपुलर हो गया। ऐ गमे यार बता कैसे जिया। एक वजह ये भी थी कि इसमें रफ़ी, किशोर और महेंद्र कपूर तीनों ने अलग अलग गाने गाए थे। प्यार को चाहिए क्या एक नजर, एक नजर। तीनों उस दौर में गायकी के त्रिकोण बने हुए थे और क्रिटिक्स के किस्सों में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी। लेकिन ये म्यूजिक ट्रैक इसलिए भी चर्चा में रहा कि इसकी तासीर दूसरे गानों से अलग थी। गजल गोई के इस फिल्मी फॉर्मेट पर कभी तलत महमूद का एकाधिकार हुआ करता था, लेकिन अब इन गायकों के दिन थे और फिल्म की थीम ऐसी थी कि तीनों गायकों को उसी में रमकर गाना था। तीनों गाने हिट हुए, लेकिन इस गाने ने रफ़ी साहब को थोड़ा एज दिया, इसलिए भी कि मशहूर शायर मीर तकी मीर की लिखी गजल थी, जिसका मतला यानी पहला शेर तो मीर तकी मीर का था, बाकी गाना मजरूर सुल्तानपुरी की कलम से निकला था। कोई किसी को चाहे तो क्यों गुनाह। फिल्म के सारे गाने मजरूर नहीं लिखे थे, ऐसे में कई जगह इस गाने के लिरिक्स में मीर को भी क्रेडिट दिया जाता है, दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि इस गाने की जान तो ये शुरू की 2 लाइनें ही थी। पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा। और दोस्तों, रफ़ी साहब के कथित संन्यास के दौर में जितने भी गाने बजे और कई सुपरहिट भी हुए, उनमें ये गाना भी था। लेकिन आज ये गाना फिल्म हिस्ट्री में इसलिए भी दर्ज है कि अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी पर फिल्माया गया पहला गाना था। ये गाना उस दौर में जितना हिट हुआ, फिल्म उतनी ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई। इससे पहले अमिताभ बच्चन की 7-8 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं, ऐसे में उनके लिए ये डबल ट्रबल था। फिल्म BR इशारा ने बनाई थी, जो उस दौर में बोल्ड थीम और बोल्ड फिल्मों के लिए जाने जाते थे। फिल्म की कहानी भी इशारा ने ही लिखी थी, जो उस दौर में क्या आज भी बोल्ड ही कही जाएगी। लेकिन फिल्म असफल होने के पीछे इसकी बोल्डनेस नहीं थी, बल्कि कहानी को सही ढंग से और आखिर तक ट्रीट नहीं किया गया। क्रिटिक्स की माने तो अच्छे भले घर के लड़के का एक तवायफ से प्यार और शादी सोशल टैबू था, जिसे दर्शक स्वीकार नहीं कर सकते थे। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ऐसे ही प्यार को जब बेहतरीन प्लॉट मिला, तब अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी पर्दे पर छा गई थी। इस फिल्म का एक और गाना, या कह लें कि गजल, वो भी हिट हुआ। महेंद्र कपूर मिड 60s में BR चोपड़ा फिल्म्स के लिए मोहम्मद रफ़ी के रिप्लेसमेंट बन गए थे और इसी दौर में कई बेहतरीन गाने भी दिए। लेकिन उनके गाए इस गाने की सीधी टक्कर इसी फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के गाने से थी। जिनकी तकदीर बिगड़ जाती है क्या
कर। लेकिन एक तो मीर का मतला, ऊपर से रफ़ी साहब की जादुई आवाज ने क्लासिकल शेर को हमेशा के लिए अमर कर दिया। हाल हमारा जाने है पत्ता पत्ता। साथ में लता मंगेशकर की सुरीली आवाज के भी क्या कहने थे। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की कारीगरी भी कम न थी। उनकी धुन ही नहीं बल्कि ऑर्केस्ट्रा में साज-बाज की भी गजब की केमिस्ट्री थी। इस गाने को ईरानी संतूर, बांसुरी और गिटार के साथ जिस तरह सिंक्रोनाइज किया गया, मानो दिल के तार छेड़ रहा हो। सरोद और वायलिन की सिम्फनी तो दिमाग को झंझनाती ही थी। इश्क मगर कब माने है पत्ता पत्ता। इधर म्यूजिक इंडस्ट्री का पत्ता पत्ता और बूटा बूटा भी रफ़ी साहब का हाल जानने को बेताब था। उन्हीं दिनों खबरें फिजा में तैर रही थी कि रफ़ी साहब दोबारा गायकी में लौट आए हैं और जल्द ही रिकॉर्डिंग शुरू करने वाले हैं। हालांकि इस बीच कई ऐसे सुपरहिट गाने आ चुके थे जो उन्होंने ब्रेक से पहले ही रिकॉर्ड करा दिया था, और जब वापस आए तो गानों की लाइन तो लगनी ही थी। उनकी वापसी के बारे में भी खुद उनके बच्चों की ही मानेंगे, जिनका कहना है कि रफ़ी साहब के संन्यास का फैसला किसी को भी रास नहीं आया। एक तो ये म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए झटका था। खुद रफ़ी साहब का परिवार, जिनमें उनके बेटे भी थे, उन्हें समझा रहा था कि गायकी उनका स्किल है, उनकी पहचान है, उसे इस तरह छोड़ना ठीक नहीं। मोहम्मद रफ़ी के मेंटोर म्यूजिशियन कहे जाने वाले नौशाद साहब ने भी दबाव बनाया था। लंदन में कई इस्लामिक विद्वानों ने उन्हें समझाया कि गायकी का हुनर भी अल्लाह की देन है, ऐसे में गाने से नहीं बल्कि नहीं गाने से अल्लाह नाराज हो सकता है। खैर, तमाम लोगों के कहने पर मोहम्मद रफ़ी लौटे, और क्या खूब लौटे। तुम जो मिल गए हो तो ये साल 1972-73 में गाए उनके कई गाने कालजयी साबित हुए और आज भी एक कल्ट सॉन्ग माने जाते हैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। इधर साल 1973 अमिताभ बच्चन के लिए टर्निंग पॉइंट था। जंजीर की कामयाबी ने जो किया सो अलग। रफ़ी साहब के जिस एक गाने ने इस जोड़ी को पहचान दिलाई थी, उन्हीं के एक और गाने ने इसे क्यूट कपल बना दिया। हाय हाय तेरी बिंदिया रे। ये गाना उस दौर के सुपरहिट गानों में तो था ही, आज भी एक कल्ट सॉन्ग माना जाता है। तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी अमिताभ बच्चन तो खैर एंग्री यंग मैन बनकर चमके, जिसके लिए गाने सप्लीमेंट्री भर थे। लेकिन मोहम्मद रफ़ी ने साल 1973 में कुछ ऐसे कल्ट सॉन्ग दिए जिनके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। और लोफर फिल्म के इस गाने ने तो उनके बड़े बड़े क्रिटिक्स को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि रफ़ी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आज मौसम बड़ा बेईमान है। खैर, यादों के झरोखे से आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। काली काली घटा डर रही है, नजर नहीं चुराना सनम के जहां